वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान सेट का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है गोरखपुर और ऑप्शन डी है कौशाम्बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अयोध्या में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुंतखब उल तवारुख पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी है बदायूनी और ऑप्शन डी है मोहम्मद खान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बदायूनी की है मुंतखब उल तवारीख, ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से जो कथन सही हैं उनका चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, फिरदौसी सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। सेकंड है, फिरदौसी सिलसिला बिहार तक ही सीमित था। थर्ड है, तानसेन फिरदौसी वंश से संबंधित थे। उपरोक्त में से कौन से या कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल पहला और दूसरा कथन सही है, थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि तानसेन सत्तारी संप्रदाय के अनुयायी थे। इसके बारे में अगर पहले और दूसरे कथन की बात करें तो दोनों सही हैं। फिरदौसी सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। ये सुरहावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी और फिरदौसी सिलसिला बिहार तक ही सीमित था। शेख सफरुद्दीन याह्या इस क्रम के अन्य महत्वपूर्ण संत में से आते थे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, शहरी अवसंरचना विकास निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस निधि का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाता है। सेकंड है, इस निधि का इस्तेमाल टियर फर्स्ट और टियर सेकंड शहरों में शहरी अवसंरचनात्मक व्यवस्था तैयार करने के उद्देश्य से किया जाना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि देखिए, शहरी और संरचनात्मक विकास निधि से संबंधित जो जानकारी है वो उसमें क्या क्या होगा कि इस निधि का जो प्रारंभिक कोष है वो 10,000 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, इस धनराशि का जो प्रबंधन है वो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा, जो कि पहला कथन था, सही था। वर्तमान में इसमें 459 जो टियर 2 शहर हैं और 580 टियर 3 शहर शामिल हैं। तो यहाँ पर टियर फर्स्ट और टियर 2 जैसा कुछ नहीं, यहाँ पर टियर 2 और टियर 3 होगा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर और भी जानकारी की बात करूँ तो इस निधि का उपयोग स्वच्छता, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, नालियों के निर्माण और सुधार आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में सिंचाई सुविधाओं के विकास की सिफारिश की है? ऑप्शन ए हिल्टन यंग कमीशन, ऑप्शन बी है फ्रेजर कमीशन, ऑप्शन सी है बटलर कमीशन और ऑप्शन डी है लायल कमीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लायल कमीशन। ये जो लायल आयोग है इसका गठन हुआ था 1897 में। सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया और इस आयोग ने सिंचाई सुविधाओं के विकास की अनुशंसा की थी। 1935 में हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया गया और इसकी अनुशंसा पर आरबीआई अस्तित्व में आया था। फिर बटलर समिति दी गई है, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसने यह अनुशंसा की थी कि रियासतों के हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सर्वोपरिता को बरकरार रखना चाहिए। बात की जाए फ्रेजर समिति की तो इन्होंने पुलिस में उच्च स्तर पर भारतीयों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ पठार है और दूसरी तरफ देश है। पठार कौन कौन से हैं? तो पैटागोनिया है, अनातोलियन है, लोएस है और बवेरियन है। देश में अर्जेंटीना है, तुर्की है, चीन है और जर्मनी है। आपस में मैच करना है, नीचे कोड दिए गए, इनको देख करके करिए। इसका राइट आंसर आप मैच करने की कोशिश करेंगे अगर आपको एक भी पता है तो। सबसे पहले देखिए, जो पैटागोनिया डेजर्ट है ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, अनातोलियन डेजर्ट कहाँ है? तुर्की में है। आपको पहले ही आंसर मिल गया, ऑप्शन सी होगा। और लोएस कहाँ है? चीन में। बवेरियन है जर्मनी में, ऑप्शन सी करेक्ट है। सेवेंथ क्वेश्चन है, अक्सर चर्चा में रहने वाला चंदुबी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी है असम। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी असम में। एथ क्वेश्चन है कि गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच जो संवाद है इसका विस्तृत विवरण किसमें दिया गया है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी है ईशोपनिषद और ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में। नाइन्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है दया भाग जिमूत वाहन, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी,
अश्वघोष, ऑप्शन सी सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट द्वारा, और ऑप्शन डी है मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। अब इसका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ये अष्टाध्यायी है ये अश्वघोष ने नहीं लिखी है, अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं था, बाकी सारे सही दिए गए हैं। 10th क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल के दौरान कौशल को मगध में मिला लिया गया था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है उदयन, और ऑप्शन डी है नागदशक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अजातशत्रु। तो प्रसेनजीत जो कोसलन राजा थे, इनकी मृत्यु के बाद कौशल का अजातशत्रु द्वारा मगध में विलय कर लिया गया था। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है ललितादित्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी वासुदेव कण्व, और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अशोक ने। तो अशोक ने 250 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 250 ईसा पूर्व में श्रीनगर शहर, जो उस समय पंडेथरन या पंड्रेथन गांव के नाम से स्थित हुआ करता था, इसका निर्माण कराया था इन्होंने। यह शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है। 12th क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी, ये कथन है। अब इसका कारण देखिए, क्योंकि तुगलक मुद्रा की जालसाजी को रोकने में विफल रहा था। अब नीचे दिए गए कूट को देख करके या कूट या कोट देख करके आपको सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देवगिरी पर अधिग्रहण करने के असफल प्रयास के बाद 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भारत में टोकन मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी। तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए थे, जिनका मूल्य सोने और चांदी सिक्कों के बराबर था। बरनी के अनुसार अगर बात की जाए तो यह प्रयोग विफल रहा था, क्योंकि अधिकांश नागरिक सुनार थे और नकली सिक्के बनाना जानते थे, जिन्हें तुगलक नियंत्रित करने में विफल रहा था। 13th क्वेश्चन है, अकबर ने कौन सी विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया था? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी चित्तौड़, और ऑप्शन डी है ग्वालियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चित्तौड़। तो फतेहनामा ए चित्तौड़ 1568 में चित्तौड़ की विजय के बाद अकबर द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। 14th क्वेश्चन देखिए, चंदेरी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला, खानवा की लड़ाई के बाद लड़ा गया था ये चंदेरी का युद्ध। सेकंड है, राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। थर्ड है, इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ दिया। अब बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा ये गलत हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध था, ये खानवा के युद्ध के बाद तो होता ही है, जिसमें मुगलों ने उत्तर भारत में अपना शासन मजबूती से स्थापित किया था। और चंदेरी का जो युद्ध है, मुगल सम्राट था बाबर और मालवा के शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था, ना कि राणा सांगा के बीच। और शेरशाह सूरी चंदेरी के युद्ध में बाबर की नेतृत्व वाली जो सेना था उसका हिस्सा था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 15th क्वेश्चन है, सत्यपीर आंदोलन का केंद्र क्या था? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, और ऑप्शन डी है गोलकुंडा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाल। सत्यपीर बंगाल में पाई जाने वाली एक विश्वास प्रणाली है, जो इस्लाम और स्थानीय धर्मों के मेल से बनी है। 1494 टू 1538 तक शासन करने वाले हुसैन शाही राजवंश ने सत्यपीर या फिर एक सामान्य देवता की पूजा, जो हिंदुओं के बीच सत्यनारायण के बराबर है, इसकी शुरुआत की थी। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। बताना है, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब इसमें तराइन का तृतीय युद्ध दिया गया है, चंदावर का युद्ध दिया गया है और रणथंभौर का युद्ध है। अब इन कोड को देख करके सही से अरेंज करना पड़ेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 213। कैसे? तो तराइन का युद्ध जो तीसरा वाला हुआ था वो 1216 में हुआ था। या युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो इल्तुतमिश हुआ था और ताजुद्दीन यल्दुश के बीच लड़ा गया था। ठीक है। चंदावर के युद्ध की बात करें 1194 में हुआ, मोहम्मद गोरी और कन्नौज राजा था राजा जयचंद के बीच। रणथंभौर का युद्ध हुआ 1301 में। ये युद्ध हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी 213। चलिए 17वां प्रश्न क्या है वो भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने दीवान रियासत नामक विभाग का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के आर्थिक नियमों को लागू करने और बाजारों और कीमतों पर नजर रखने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी, दीवान रियासत, मतलब ये बाजार नियंत्रण विभाग था। 18वां प्रश्न है, मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक हैं। राज्य में आमेर है, असम है, मेवाड़ है और मालवा है। सूची बी में हमीरदेव है, सुकाफा है, राणा कुंभा और हुशंग शाह है।
मैच करिए, कोड आपके सामने है। राइट आंसर क्या होगा आमेर के लिए? आमेर के हो जाएंगे हमीरदेव। असम सुकाफा। मेवाड़ राणा कुंभा इसके संस्थापक थे। मालवा के हुसैन शाह थे। 1 2 3 4 ऑप्शन ए करेक्ट है। 19th क्वेश्चन है कोलाचेल के युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह मैसूर के शासक मार्तंड वर्मन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। बी है यह पहली बार था जब किसी एशियाई शक्ति ने यूरोपीय सेना को हराया था। सी फ्रांसीसियों ने डचों के विरुद्ध वर्मन का समर्थन किया था। डी अंग्रेजों ने भी वर्मन की सेना के साथ कोलाचेल की घेराबंदी में भाग लिया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा पूछा गया है। ठीक है, अब बताना है इसमें से। तो राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, यही सही नहीं है। तो यही राइट आंसर होगा कि यह जो त्रावणकोर के शासक थे मार्तंड वर्मन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर त्रावणकोर होगा ना कि मैसूर होगा। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले सारे कथन देखिए। कथन है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट है मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। थर्ड है वर्ष 1923 में बंगाल चुनाव में स्वराज पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी। पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। अब ऐसा दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 21वां प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1939 और ऑप्शन डी 1940। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1940। तो 24 मार्च 1940 को आयोजित मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया और भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिकल्पित संघीय योजना को खारिज कर दिया था। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। इंडिया अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है विजय लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी हो जाएंगी मैडम भीखाजी कामा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट ने लिखी इंडिया नेशन। अगला प्रश्न है 23वां। इसमें कई कथन दिए गए हैं और देख करके बताना होगा कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है। पहला, सहायक संधि शब्द सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स द्वारा गढ़ा गया था। सेकंड है हैदराबाद के निजाम सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही दिए गए हैं आपको। सहायक गठबंधन की प्रणाली पहली बार 1740 के दशक में एक फ्रांसीसी गवर्नर थे जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, इनके द्वारा शुरू की गई थी और हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक क्षेत्र के अन्य भारतीय राजकुमारों के साथ संधियां स्थापित की गई थी। बाद में वेलेस्ली द्वारा सहायक गठबंधन की योजना बनाई गई थी जो कि 1798 में लागू हुई और यह ईस्ट इंडिया कंपनी और रियासतों के बीच एक संधि थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है वेद समाज, ये श्रीधरलू नायडू ने स्थापित किया। ऑप्शन सेकंड है देव समाज, इसकी स्थापना शिव अग्निहोत्री ने की। थर्ड है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल तीसरा सही सुमेलित नहीं है। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पिंडारी की हिंसा को समाप्त करने के प्रयास में पिंडारियों को वैतनिक रोजगार की पेशकश की थी? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी डफरिन और ऑप्शन डी है क्लाइव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेस्टिंग्स ने। 26वां क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इसमें भी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है गुलामी कांत, एलन बरो ने किया। सती प्रथा का उन्मूलन बेंटिक ने किया। थर्ड है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग लाया। शारदा अधिनियम लिनलिथिगो लाया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शारदा अधिनियम लिनलिथिगो के द्वारा। 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले सारे कथन देखिए फिर सही कथन का चयन कीजिए। पहला, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। सेकंड है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को अपनाया गया था। थर्ड है 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य संप्रभु स्थिति या स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव अपनाया गया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सी विजय राघवाचार्य ने। यहाँ पर इसलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 28वां क्वेश्चन है अवध किसान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसकी स्थापना 1920 में हुई। सेकंड है अवध किसान सभा की स्थापना दुर्गपाल सिंह ने की थी। थर्ड, इसका मुख्यालय प्रतापगढ़ में स्थित था।
इनमें से कोड देखिए और बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया, माफ़ कीजिएगा। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही नहीं है, बाकी दोनों सही हैं। तो ये जो अवध किसान सभा, इसकी स्थापना औपचारिक रूप से बाबा रामचंद्र ने झिंगुरी सिंह जैसे अन्य किसान नेताओं की मदद से की थी, ठीक है। 17 अक्टूबर 1920 को यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रूर गांव में की थी। इसकी स्थापना ऐसे जमींदारों और तालुकेदारों के विरोध में की गई थी जो अत्यधिक कर लगाने की या फिर लगान की मांग किया करते थे। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 29 क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5 लोग। तो 1946 में वेवल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था और मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार का बहिष्कार किया था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उसके प्रमुख थे। किंतु वेवल के अनुरोध के बाद 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हो गए थे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है महादेव गोविंद रानाडे और ऑप्शन डी आनंद मोहन बोस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी कब? 1876 में। 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आर्कियन चट्टानें पिघले हुए मैग्मा के जमने से बनती हैं। सेकंड है धारवाड़ की चट्टानें सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टानें हैं। इनमें से कौन सा कोट सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन सही दिए गए हैं। 32nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की धाराओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है मोजाम्बिक धारा, ऑप्शन बी सोमाली धारा, ऑप्शन सी है ग्लूहास धारा और ऑप्शन डी है इरमिंगर करंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ये इरमिंगर करंट है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, बाकी ये सारी हिंद महासागर की धारा है, मोजाम्बिक, सोमाली, अग्लूहास। 33rd क्वेश्चन है, राफा क्रॉसिंग जो अक्सर चर्चा में रहती है, निम्नलिखित में से किसके बीच सीमा बनाती हैं? ऑप्शन ए मिस्र और गाजा पट्टी के बीच, ऑप्शन बी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, ऑप्शन सी मिस्र और इजराइल, ऑप्शन डी इराक और ईरान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो राफा क्रॉसिंग है ये, इसके बारे में अगर बात करें तो मिस्र और फिलिस्तीन की गाजा पट्टी के बीच एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। ये मिस्र और फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है। 34th क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करें। पहला है भारत में उष्णकटिबंधीय चेरनोज़ेम मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होता है। सेकंड है चेरनोज़ेम मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। थर्ड है चेरनोज़ेम मिट्टी कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? और राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 35th क्वेश्चन देखिए, सारे कथन देख करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। सेकंड है शीत ऋतु में जेट धाराएं प्रबल हो जाती हैं। थर्ड है जेट धाराएं केवल उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। सही कथन का चयन करें और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है क्योंकि जेट स्ट्रीम तेज और शक्तिशाली वायु धाराएं हैं जो पूरी पृथ्वी को घेरती हैं, अर्थात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाई जाती हैं, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। 36th क्वेश्चन अब देखते हैं, इसमें सूची ए को सूची बी से मिलाना है। एक तरफ देखिए आपको दिया गया है माउंट एटना, माउंट किलाउआ और माउंट मेरापी, माउंट एरेबस। अब इनके स्थान पूछे गए, अंटार्कटिका, इटली, हवाई और इंडोनेशिया से मैच करना है। बताइए इनका कौन सा कोड सही होगा। चलिए, माउंट एटना आप सभी को पता होगा इटली में है, तो ए का 2 हो जाएगा। किसमें दिया गया? ऑप्शन ए में, यही करेक्ट हो गया। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। माउंट किलाउआ कहाँ है? ये हवाई। माउंट मेरापी हो जाएगा इंडोनेशिया और माउंट एरेबस है अंटार्कटिका में। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मैग्नेटोस्फीयर वायुमंडल और आयनमंडल के बीच क्षेत्र होता है। सेकंड है मैग्नेटोस्फीयर और सौर पवन अचानक धीमी हो जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, दोनों सही हैं। ऑप्शन सी मतलब दोनों करेक्ट हैं। मैग्नेटोस्फीयर वायुमंडल और आयनमंडल इनके बीच का क्षेत्र होता है और ये जो मैग्नेटोस्फीयर है इसमें सौर पवन अचानक से धीमी हो जाती हैं। 38th क्वेश्चन अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एस्ट्रो ओपीडी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है वाराणसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। तो वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जल्द ही एक ज्योतिष ओपीडी की शुरुआत की जानी है। 39th क्वेश्चन देखते हैं, चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र की मदा अर्थात मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है एरिडीसॉल्स, ऑप्शन बी है मोलीसॉल्स, ऑप्शन सी वर्टिसॉल्स और ऑप्शन डी है अल्टीसॉल्स। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी,
इसे मोली साल्स बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये जो मोली साल होती है घास के मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली एक तरह की मृदा है। इसमें गहरी उच्च कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ह्यूमस पोषक तत्व समृद्ध ये मृदा होती है। ठीक है, आमतौर पर इसकी जो गहराई है 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। जो यूपी का तराई क्षेत्र है, भारत के उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ये पाई जाती है। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी अलसी और ऑप्शन डी है मूंगफली। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मूंगफली। तो खरीफ या मानसून फसलें जून या जुलाई के महीने में बोई जाती है। काटी कब जाएगी? तो सितंबर माह में काटी जाती है, सितंबर अक्टूबर में। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? चावल, बाजरा, मक्का, रागी, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी खरीफ में आती हैं। ये जौ, सरसों, अलसी जो है, गेहूं, ये सब रबी की फसल में आती हैं। 41 क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कोयले की खान है, दूसरी तरफ इसके राज्य हैं। पहला जो कोयले की खान है वो तंदूर, मकुम, कोरबा, गिरिडीह दिया गया है। राज्य में असम, झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ है। तो आपको कोई एक भी पता है तो मैच करना शुरू कीजिए। जैसे कि कोरबा आप लोग को याद होगा छत्तीसगढ़ में है, तो कोरबा सी का 4 कहाँ पर दिया गया है? आप देखेंगे ये 2 ऑप्शंस में है, बाकी के 2 छोड़ देते हैं। बात की जाए गिरिडीह, तो ये झारखंड में है। अब इससे मैच कर सकते हैं डी का 2 कहाँ दिया गया है, तो डी का 2 और सी का 4 ए में दिया गया है। आप उसी को करेक्ट कर लेंगे। बच्चा क्या ए का 3 हो जाएगा, तंदूर का तेलंगाना, मकुम बचा, मकुम कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा असम में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 42nd क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी ललितपुर, ऑप्शन डी है सोनभद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ललितपुर में। 43rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें एक तरफ थर्मल पावर प्लांट है और इसके स्थान दिए गए हैं। तो आंवला बरेली में है, राजा शाहजहांपुर में है, अनपरा ललितपुर में है और हरदुआगंज अलीगढ़ में है। इनमें से कौन सा मैच्ड नहीं है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अनपरा कहाँ है? तो अनपरा रिहंद और ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र में स्थित है, ना कि ललितपुर में। चलिए 44th क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है रामगंगा, ऑप्शन बी है बेतवा, ऑप्शन सी है राप्ती और ऑप्शन डी है हिंडन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर। ये किस पर स्थित है? बेतवा नदी पर। 45th क्वेश्चन है, चांगपा जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है लद्दाख। राइट आंसर इज ऑप्शन डी लद्दाख। चांगपा जनजाति मुख्यतः लद्दाख के चांगतांग क्षेत्र में पाई जाती है। इससे संबंधित लोग मुख्य रूप से चरवाहे होते हैं और याक और बकरियां पालने के लिए जाने जाते हैं। चलिए 46th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है मालप्रभा, ऑप्शन बी है प्राणहिता, ऑप्शन सी है मंजरा और ऑप्शन डी है इंद्रावती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालप्रभा नहीं है गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है, गोदावरी की अगर बात की जाए सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी हो जाती पहले तो। नासिक के निकट ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अब इसकी सहायक नदियों में बात की जाए तो प्रवरा है, पूर्णा है, मंजरा है, ठीक है, पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता भी है और इंद्रावती है, वर्धा है, मनेर है, साबरी है। सबकी सब किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। अब ये मालप्रभा किसकी सहायक नदी? तो कृष्णा की है। कृष्णा की सहायक नदियों की बात करें, इसमें घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, ये सारी सहायक नदी किसकी हैं? कृष्णा की हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न 47 है, कथन और कारण दिए गए हैं, देख करके बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। पहले कथन देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में पाई जाने वाली मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है। अब इसका कारण देखिए, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में भारी वर्षा होती है। अब नीचे दिए गए कोड का यूज करिए और बताइए कौन सा सही कथन है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं, अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एक तरफ घाटी है, उनके राज्य दिए गए हैं। ए है बसपा हिमाचल प्रदेश में, बी है सौर उत्तराखंड में और डी है कम्बम, ये है सिक्किम में। नीचे दिए गए कोड का यूज करिए और सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला और दूसरा सही है। बसपा हिमाचल प्रदेश में, सौर उत्तराखंड में। कम्बम घाटी कहाँ है? तमिलनाडु के थेनी जिले में स्थित एक घाटी है, ना कि सिक्किम में। 49 क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे कौन है? राजस्थान है।
अगला प्रश्न है, जब नदियाँ किसी केंद्रीय उच्च भूमि से सभी दिशाओं में बहती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रेलिस जल निकासी पैटर्न, ऑप्शन बी सेंट्रीपेटल जल निकासी पैटर्न, ऑप्शन सी रेडियल जल निकासी पैटर्न या फिर ऑप्शन डी है आयताकार जल निकासी पैटर्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडियल जल निकासी पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक केंद्रीय जो बीच में जो क्षेत्र होता है वो ऊंचा होता है। इसके दौरान जो नदी की धाराएं केंद्रीय उच्च भूमि से सभी दिशाओं में बहती हैं। आपने अमरकंटक की पहाड़ी देखी होगी, मान लीजिए अमरकंटक की पहाड़ी है, इन पहाड़ियों से एक तरफ आप देखेंगे नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, महानदी निकलती है, अलग अलग दिशाओं में निकलती है। यही पैटर्न कैसा होता है, रेडियल जल निकासी पैटर्न होता है। समझ में आ गया होगा।